और रिमूवल मोशन, वापस से इंक्वायरी कमिटी, एक और लड़ाई करप्शन के विरुद्ध। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जिसके जरिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनके खिलाफ होने वाले इंक्वायरी को बंद करवाने की कोशिश की। ये पिछले साल का वही केस है दिल्ली का, जहां जस्टिस के घर में आग लगने से जब फायर फाइटर्स पहुंचे थे तब उन्हें ढेर सारा कैश मिला था। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट रिमूवल मोशन को एडमिट किया था और कहा था एक पार्लियामेंट्री पैनल फॉर्म करने के लिए जिससे उनके विरुद्ध जो भी करप्शन के एलिगेशंस है उसकी छानबीन की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग को जारी रखने का ग्रीन सिग्नल अब दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम जजेस रिमूवल के बारे में समझेंगे, रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, जुडिशियरी में करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को इसलिए देखेंगे क्योंकि ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशंस आने वाले हैं ये सब अपकमिंग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे एमएच सेट, सीयूईटी, सीयूएलईटी और क्लैट 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको वीडियो के एंड तक समझ में भी आ जाएगा कि क्यों इतना ज्यादा जरूरी है कि जुडिशियरी को इतना स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की कोशिश रहती है। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत तो इसलिए होती है ना कि आपको सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो में आते हैं। इम्पीचमेंट, जी यही वो सिस्टम है जिसको जजेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अगर भारत का हिस्ट्री देखा जाए तो आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी जज नहीं है जिसको उसके पोजीशन से हटाया गया हो। 1993 जस्टिस वी रामास्वामी, इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर फेल हो गया, लेकिन मिसकंडक्ट प्रूव हुआ था, उसके बावजूद भी फेल हो गया। 2011 जस्टिस सौमित्र सेन, उनके अगेंस्ट राज्यसभा में मोशन पास हो गया, लेकिन लोकसभा में मोशन जाने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अब जस्टिस यशवंत वर्मा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस इंपीचमेंट प्रोसेस को, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि इंपीचमेंट टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जजेस रिमूवल प्रोसेस ही कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में बताता है। सबसे पहले जानेंगे उन ग्राउंड्स को जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिमूव हो सकता है। तो नंबर 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर या नंबर 2 इनकैपेसिटी। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे प्रेसिडेंट एक रिमूवल ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन ये रिमूवल इंडिपेंडेंट नहीं है। वो तभी एक्ट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट से इसके लिए अप्रूवल मिल जाए। अब पार्लियामेंट में क्या प्रोसीड्यूर है? सबसे पहले एक रिमूवल मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के 50 मेंबर्स का सिग्नेचर जरूरी होता है। उसके बाद उस मोशन को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, उनके रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास सबमिट किया जाता है। अब वो चाहे तो उसको एडमिट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एडमिट होने पर उस मोशन को हाउसेज में एड्रेस किया जाता है और उसी सेम सेशन में उस मोशन को पास करना होता है। इसके लिए दोनों हाउसेज में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उन सभी को वोट करना होता है और दोनों ही हाउसेज में एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी से उस मोशन को पास होना होता है। हाउस से मोशन पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए और उनके अप्रूवल से जज रिमूव हो जाते हैं। लेकिन यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी है। नंबर 1, पार्लियामेंट कभी भी ब्लाइंडली ऐसा नहीं वोट करते। इसके लिए सबसे पहले एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट और प्रूव करना होता है और यह हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नंबर 2, आर्टिकल 124 का क्लॉज 5 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉ बनाए और मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को प्रूव करने के लिए भी लॉ बनाए। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इनैक्ट किया था। इसी एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीडियर बताया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी कमिटी बनाने की भी बात की गई है। इसमें बोला गया है कि इंक्वायरी कमिटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे,
हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे और साथ में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। इस कमिटी को लोकसभा के केस में स्पीकर फॉर्म करते हैं और राज्यसभा के केस में चेयरमैन फॉर्म करते हैं, मोशन एडमिट होने के बाद में। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कमिटी अपना रिपोर्ट रेलेवेंट हाउस में जमा करती है और रिपोर्ट में अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पाया गया तब रिमूवल मोशन को कंसीडर किया जाता है और उस पर डिबेट होता है। अब पार्लियामेंट में जब ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलता है तब ये एक ही सेशन में होता है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन उस करेंट सेशन के पहले सेशन में किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो लोकसभा है उसके पहले के लोकसभा ने इन्वेस्टिगेशन चलाया हो, लेकिन बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो जाने से जो इंक्वायरी हो चुका है वो बर्खास्त नहीं होता। ये जजेस रिमूवल का पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करते। अगर जुडिशियल रिव्यू करना है तो वो सिर्फ 3 केसेस में ही अलाउड है। नंबर 1, अगर जज को इम्पीचमेंट से रिमूव कर दिया गया तो जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। नंबर 2, जिन जज को रिमूव किया गया सिर्फ वही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। नंबर 3, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी फाइंडिंग्स के बेसिस पर किया जा सकता है। अच्छा, अब जो इंक्वायरी कमिटी इंक्वायरी अपना करती है, उसका रिपोर्ट जिन जज को रिमूव किया जा रहा है उनको इमीडिएटली नहीं मिलता। वो रिपोर्ट स्पीकर उनको देते हैं पार्लियामेंट में मोशन शुरू होने से पहले। अब उनको फाइंडिंग्स इसलिए बताई जाती है ताकि वो खुद के खिलाफ चार्जेस को डिफेंड कर सके या फिर नकार सके। हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे इंपीचमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज में पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकती है। इवन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी रिमूवल कंपलसरी नहीं है। ये सभी पॉइंट्स जिनको हमने अभी डिस्कस किया, ये एंट्रेंस एग्जाम्स में ना एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे कि जजेस रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं, या फिर जजेस रिमूवल के लिए किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है, या कौन से आर्टिकल के अंदर जजेस को रिमूव किया जा सकता है, एटसेट्रा। तो बच्चों, पॉइंटर्स को ना हमेशा ध्यान में रखना। अब जैसा हमने देखा कि ये जो पूरा रिमूवल का प्रोसेस है ये काफी डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जजेस की टेन्योर सिक्योर हो सके, कोई भी आकर कभी भी उनको हटा नहीं सके। साथ में ये जुडिशरी के इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर जजेस के मन में रिमूव हो जाने का ही डर रहेगा तो वो बोल्डली साहस के साथ अपना काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं करप्शन हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में तो घुसा चला आ रहा है, जिसको रोकना भी ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस स्ट्रिक्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस पढ़ा, उसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस का भी इम्पीचमेंट हो सकता है, जिसे लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 डील करता है। इसमें यही बोला गया है कि आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और 5 हाई कोर्ट जजेस पर भी अप्लाई होता है। उनको भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के थ्रू प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं और वही 2/3 का स्पेशल मेजॉरिटी उन पर अप्लाई होता है। करंट यशवंत वर्मा केस में भी 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी बैठाई गई है और इस केस में कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है वो ये है कि अगर एक हाउस में मोशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी पार्लियामेंट का दूसरा हाउस उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।